तो आज की टॉप न्यूज है कि वेनेजुएला के बाद क्या अब ग्रीनलैंड और कोलंबिया की बारी अगली है। डिस्कस करेंगे इसको। एंड 500% टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगाए जा सकते हैं आने वाले टाइम में। ट्रंप की स्टेटमेंट क्यों आई है, किस बेसिस पे आई है, इसको डिस्कस करेंगे। एंड सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है स्पेसिफिकली इन द केस और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएपीए एंड आर्टिकल 21, दोनों की कंप्लायंस की यहाँ पे बात की गई है एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उसको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड करंट अफेयर्स फॉर द 6 जनवरी 2026 को डिस्कस कर रहे हैं। एंड द सोर्सेज द हिंदू एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो रैपिडली न्यूज को कवर करेंगे क्योंकि मेजरली आज की जो न्यूज है ना उसके अंदर सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको जानने की जरूरत है। कुछ ज्यादा इन डिटेल यहाँ पर घुसने वाली या कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा एस्पेक्ट इतना आजकल आज की न्यूज के अंदर कवर्ड नहीं है। नथिंग, ठीक है। चलो अब ग्रीनलैंड पीएमसी सेज नो मोर फैंटेसीज अबाउट एनेक्सेशन। तो ग्रीनलैंड के जो लीडर है स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि ग्रीनलैंड को आप एनेक्स कर रही हैं, यहाँ पे इनडायरेक्टली बात कर रहे हो कि हम एक तरह से डेनमार्क का हिस्सा तो है ही है, बट हम खुद से भी अपनी एक रिपब्लिक या अपनी हमारी किंगडम जो है उसको फुलफिल करते हैं कि हमारे लोग जो है इस तरीके से एनेक्सेशन के जो बार बार इनडायरेक्टली यहाँ पर ट्रम्प बात बोलते जा रहे हैं कि ग्रीनलैंड की उनकी रिक्वायरमेंट है, कि ग्रीनलैंड की रिक्वायरमेंट उनको क्यों है पहले उनको स्पेसिफाई करना चाहिए कि वी आर अ सॉवरेन कंट्री, ठीक है, कि हम यहाँ पर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कि हमारे लोग यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बिना लोगों की यहाँ की मर्जी से आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि बार बार थ्रेट कर रहे हो आप बार बार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नेटो के मेंबर भी हैं कि अगर नेटो के मेंबर होते हुए भी आप हमारा इतना लिहाज नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स के अब द वर्ल्ड ऑर्डर इज यू कैन से कि स्ट्राइकिंग डाउन, कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बिखरता हुआ यहाँ पर जा रहा है। तो जर्मनी की तरफ से भी सपोर्ट अब डेनमार्क के कॉन्टेक्स्ट में आया, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के थ्रू भी आया, ठीक है। डेनमार्क को यहाँ पर ग्रीनलैंड का भी सपोर्ट ऑब्वियसली हमें मिलता ही है क्योंकि डैनिश टेरिटरी के अंडर वो काउंट किया जाता है। डैनिश प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि यूएसए जो है कमेंट कर रहा है अगर ग्रीनलैंड को लेके, वो एब्सोल्युटली दैट मेक्स नो सेंस, ठीक है। तो सिंपल जी आपकी न्यूज थी। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग: ग्रीनलैंड इज अ सेमी ऑटोनॉमस टेरिटरी ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क। सेकंड, ग्रीनलैंड गवर्न्स इट्स ओन डोमेस्टिक अफेयर्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ठीक है। तो अब ग्रीनलैंड एंड डेनमार्क को चलो आपको मैं मैप दिखाती हूँ कितनी दूरी है। यहाँ पर यूएसए है, दिस इज अलास्का, अलास्का फॉल्स अंडर यूएसए ओनली, दिस इज ग्रीनलैंड मेजर चंक, ठीक है। एंड डेनमार्क यहाँ पर है, ठीक है। तो अब डेनमार्क के अंडर ही ग्रीनलैंड ऑपरेट करता है एज अ सेपरेट यू कैन से स्टेट, ठीक है। एक तरह से अपना वो किंगडम की तरह अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंटली यही है कि डेनमार्क तो बहुत छोटा सा यहाँ पर रीजन है, ठीक है। तो अब ग्रीनलैंड जो है ऑपरेट कर रहा है एज अ सेमी ऑटोनॉमस टेरिटरी फॉर द किंगडम ऑफ डेनमार्क। तो वहां पे जितने भी ग्रीनलैंड के लोगों के खुद के पर्सनल इश्यूज होते हैं, डोमेस्टिक अफेयर्स होते हैं, वो खुद से ही सॉर्ट करते हैं, बट एज पर देयर ट्रीटी इन द 1700s, ठीक है। तो वो अब क्या हुआ था कि जो डेनमार्क के लोग हैं, इवन कि अगर आपने वाइकिंग्स के बारे में सुना होगा 1700s के अंदर, तो जो वाइकिंग्स थे वो चाह रहे थे कि अब कॉलोनाइजेशन वहां पर खत्म हो रही थी एंड स्पेसिफिकली जो नॉर्डिक रीजन के लोग हैं, जो वाइकिंग्स रीजन वाले हैं एंड इवन डैनिश पीपल हैं, उनकी रीसेटलमेंट हो सके। तो रीसेटलमेंट के बेसिस पे ये चीज के डिसाइड हुआ था कि अब इनकी किंगडम ऑफ यू कैन से डेनमार्क तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, बट जो ग्रीनलैंड वाले रीजन है, ठीक है, तो ऑल टुगेदर वो क्या कर रहे हैं, जो आइलैंड है वो गवर्न करता है अपने खुद के डोमेस्टिक अफेयर्स, बट जो डिसीजंस हैं व्हेन इट कम्स टू फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी, वो अब डेनमार्क के साथ इन कंप्लायंस बनते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्योंकि इनके कल्चरल टाइज यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं, 1700s की इनकी ट्रीटी जो है वो चल रही है, इसी की वजह से ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है, ये जो इनका दोनों का डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड का आपस में जुड़ाव है, वो इसी वजह से है, ठीक है। तो अब ग्रीनलैंड एंड डेनमार्क बोथ आर सेपरेट बट यू कैन से ऑटोनॉमस देमसेल्व्स, क्योंकि डेनमार्क के अंडर अगर आप देखो तो ग्रीनलैंड फॉल कर रहा है, बट एक किंगडम ऑफ डेनमार्क अलग से एक्सटेंड करती है। ग्रीनलैंड एक सेपरेट टेरिटरी है ऑफ ग्रीनलैंड ऑफ डेनमार्क। तो आइलैंड जो है वो गवर्न करता है डोमेस्टिक अफेयर्स, ग्रीनलैंड अपना डिसीजंस खुद से लेता है, डेनमार्क अपने डोमेस्टिक अफेयर्स को खुद से लेता है। बट अगर आप देखो यहाँ पर जो डिसीजन है वो डेनमार्क के कॉन्टेक्स्ट में इट कम्स, या इंटरनेशनल अफेयर्स की जब हम बात कर रहे हैं डेनमार्क और ग्रीनलैंड की ऑल टुगेदर, वो डेनमार्क में स्पेसिफिकली जो कैपिटल है डेनमार्क की दैट इज कोपेनहेगन, वो है, ठीक है। तो डिसएग्रीमेंट होता है, तो अब डिसएग्रीमेंट के लिए स्पेसिफिकली ग्रीनलैंड के कॉन्टेक्स्ट में डेनमार्क का यहाँ पर पिक्चर में आना जरूरी है, क्योंकि अब इंटरनेशनल अफेयर्स का यहाँ पर मुद्दा उठ के आ जाता है। देन कोलंबियन प्रेसिडेंट स्लैम्स ट्रम्प से स्टॉप स्लैंडरिंग मी। अब वेनेजुएला के बाद बिल्कुल उनका पड़ोसी नेशन कोलंबिया की जब आप बात करो, उसके ऊपर भी ट्रम्प का एक कॉमेंट आता है एंड स्पेसिफिकली ट्रम्प ने ये चीज बोला है कि जो कोलंबिया है दैट इज अ वेरी सिक कंट्री टू रन बाय अ सिक मैन हु लाइक्स टू मेक कोकेन एंड सेलिंग इट टू द यूनाइटेड स्टेट्स।
एंड उनके ऊपर एलिगेशन डायरेक्टली ट्रम्प के द्वारा लगाए गए हैं कि उनकी कोकेन मिल्स हैं एंड ड्रग ट्रैफिकिंग में उनका भी बहुत मेजर हाल है। एंड स्पेसिफिकली जब उनसे क्वेश्चन यहाँ पर रिपोर्टर के द्वारा पूछा गया कि जैसे वेनेजुएला में आपने एक्शन लिया है, क्या वो कोलंबिया में भी आप ले सकते हैं, जिस पे ट्रम्प रिप्लाइड कि इट इज अ गुड ऑप्शन, कैन बी डन इन फ्यूचर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सेंट पेट्रो है, जब जिनकी बात मिस्टर पेट्रो की बात कर रहे हैं, जो कि अब कोलंबिया के आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने बोला है सोशल मीडिया पर लिखकर कि ट्रम्प शुड स्टॉप स्लैंडरिंग मी एंड दैट इज नॉट हाउ यू थ्रेटन अ लैटिन अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो कि अब आर्म स्ट्रगल के बाद री इस्टेब्लिश कर रहा है कोलंबिया की फाइट फॉर पीस को, कि कोलंबिया जो है अपने आप में ही एक हिस्टोरिकली अगर आप बताओ तो वो जो गवर्नमेंट जिसकी आप मेरे को बात करो, जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगा रहे हो कि माई रिकॉर्ड हैज बीन क्लीन, आप मेरे ऊपर जबरदस्ती एलिगेशन नहीं लगा सकते, स्टॉप स्लैंडरिंग मी। एंड कोलंबिया के अंदर जो अब सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही थी मिलिट्री कू के बाद भी, पीस कीपिंग, पीस इस्टेब्लिशमेंट का काम जो है वो मैंने किया है, मेरी गवर्नमेंट ने किया है एंड पूरी कोलंबिया की जो लोग हैं, जो जनता है, वो इस चीज़ की गवाह भी है। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी थ्रेट किया है एंड यूएस के प्रेसिडेंट के जो थ्रेट को, ट्रम्प के थ्रेट को उन्होंने बोला कि दैट इज अनएक्सेप्टेबल इंटरफेरेंस एंड ही डिमांडेड रिस्पेक्ट। ये सिंपल सी न्यूज थी। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कोलंबिया पिक्चर में आया है, मैप में आपको पता ही होना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर कोलंबिया, इक्वाडोर, गयाना, ब्राजील या पेरू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दैट इज गयाना। गयाना इज समवॉट हियर। ठीक है, साउथ अमेरिका के नेशंस हैं। अगर आप देखो वेनेजुएला के बिल्कुल साथ ही हमारे पास कोलंबिया एग्जिस्ट करता है, पनामा, निकारागुआ, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, पेरू एंड ब्राजील, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो अब बॉर्डर कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बता दूं तो वेनेजुएला का एग्जैक्ट यहाँ पर लैंड बॉर्डर है इक्वाडोर, पेरू एंड ब्राजील के साथ, इनका एग्जैक्ट बॉर्डर यहाँ पर लगता है। गयाना इज समवॉट हियर। ठीक है, उनका वेनेजुएला के साथ लैंड बॉर्डर शेयरिंग है। व्हेन इट कम्स टू कोलंबिया तो वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू और ब्राजील इज द करेक्ट आंसर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो अगेन करेबियन रीजन जो है, या करेबियन एरिया के अंदर या पनामा वाले रीजन के आसपास, या अगेन डंकी रूट का भी है पार्ट, कोलंबियन वेनेजुएला थे ही। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जो रूट्स हैं जिसमें पैसिफिक ओशन एंड करेबियन सी का यहाँ पर है, अटलांटिक ओशन का आपस में ये रीजन जो है इंपॉर्टेंटली, एंड पनामा वाला रीजन जो है वो अब अगर यूएस के कंट्रोल में आता है तो मेजर ट्रेड रूट्स को वो अब कर सकते हैं अपने अधीन या अपने अंडर या अपने कंट्रोल के अंडर। ठीक है, सो अब सऊदी बैक्ड यमनी फोर्सेस रीटेक हाद्रामाउत आफ्टर डेज ऑफ एयर स्ट्राइक्स। तो अब हाद्रामाउत जो है, अभी हुदीस के केस में या यमन के केस में मैंने आपको बताया था कि यमन के अंदर दो पार्टीज यहाँ पर डिवाइडेड हैं। अब जो साउथ यमन की बात है यहाँ पर, जिन्होंने ऑटोनॉमस स्टेट की डिक्लेरेशन एंड 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड मांगा था, दोज आर यूएई बैक्ड यमन पीपल। ठीक है, अब दूसरे आते हैं हमारे पास हुदीस। हुदीस को यहाँ पर सऊदी ने बैक किया है। ठीक है, सऊदी ने बैक किया है एंड दीज आर फ्रॉम नॉर्थ, और ये साउथ वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सदर्न रीजन का कुछ परसेंटेज वाला जो रीजन है उसको अब उन्होंने अपने अधीन कर लिया, यानी कि अब जो सिविल वॉर लाइक सिचुएशन ऑलरेडी चल ही रही है, हुदीस से बचने के लिए अब एक नए नेशन की, एक पीसफुल नेशन की यहाँ पर यमन के, साउथ यमन की बात की थी उन्होंने। ठीक है, तो अब उनकी स्टैब्लिशमेंट की यहाँ पे बात की जा रही थी, वो तो उन्होंने नकार दी उस चीज़ को लेकर, बट द स्पेसिफिक एरिया दैट इज यमन का अल मुकल्ला वाला जो रीजन है उसका भी आप देखो कि नॉर्थ या इवन के हुदीस जो कि सऊदी के द्वारा बैक्ड है, उन्होंने इस रीजन का अब क्या कर लिया है, अपने अंडर उसका कंट्रोल ले लिया है। सो अब सऊदी के एयर स्ट्राइक्स के बाद यमन का इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट, अब जो आप कह सकते हो वो सऊदी स्ट्राइक्स के बाद उनके यहूदीज के कंट्रोल में वो रीजन सारा का सारा आ चुका है। तो अब सर्दर्न सेपरेटिस्ट के पास ये रीजन लास्ट मंथ से थी, बट इसको वापस से रीगेन कर लिया है नॉर्दर्न यमन के लोगों ने, या इवन सऊदी बैक्ड ग्रुप ने, या हुदीस की तरफ से इनको वापस से रीगेन कर लिया गया है। क्वेश्चन जो है अल मुकल्ला की तरफ से ही है या उससे रिलेटेड ही है, मैप वाला ही क्वेश्चन है अगेन। तो इंटरनेशनल रिलेशन आजकल आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर न्यूज में आ रहे हैं। ठीक है, अल मुकल्ला लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी, अरेबियन सी, बाब अल मंदाब स्ट्रेट, रेड सी या मेडिटेरेनियन सी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अरेबियन सी। तो मैप को एक बार ध्यान से देखो, दिस इज यमन। ठीक है, सऊदी बैक्ड ग्रुप है, ओमान है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। देन यमन वाले रीजन को आप देखो यहाँ पर कि ये अगर आप नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करते हो, नॉर्थ एंड साउथ के अंदर आप स्पेसिफिकली मोटा मोटा इस रीजन को यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ में देख सकते हो। ठीक है, सो अब क्या हो रहा है कि अब ये वाला जो रीजन है दैट इज अल मुकल्ला, अरेबियन सी के अंडर ये लाई करता है। तो अब आप देखो कि ये वाला रीजन अब एक ऐसा ग्रुप जो कि सिविल वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके कंट्रोल में आ जाता है। तो मेजरली वो क्या कंट्रोल कर सकता है, ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है। अरेबियन सी से मेजर ट्रेड रूट जो है उसको यहाँ से निकल के जा सकता है, बाब अल मंदाब स्ट्रेट से होते होते रेड सी तक की जो ट्रेड है वो कंट्रोल यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यही वाला रीजन है, यही वाली एक ऐसी जगह है जो कि अब एक गेटवे टू इंडियन ओशन ट्रेड रूट्स है, इकोनॉमिक हब फॉर ईस्टर्न यमन है एंड ऑल्टरनेटिव पोर्ट टू एडन है।
ठीक है। अब एडन का जो पोर्ट है यहाँ आपको दिख रहा होगा, दूसरा पोर्ट आ रहा है हमारे पास होयदेदा, ठीक है। होयदेदा पोर्ट जो है यहाँ पर आ रहा है, रेड सी के अंदर है होयदेदा पोर्ट, एंड एडन वाला पोर्ट जो है बाबल मंदाब स्ट्रेट के बिल्कुल पास है, बट है अरेबियन सी के अंदर ही। उसका ऑल्टरनेटिव अल मुकल्ला वाला रीजन जो है वो पड़ सकता है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप ट्रेड रूट को कंट्रोल कर सकते हो। काउंटर टेररिज्म बेस के लिए स्पेसिफिकली जो यूएई बैक्ड, अब क्योंकि एक महीने से आप देख सकते हो कि जो रीजन है वो यूएई के कंट्रोल में थी, क्योंकि यूएई बैक जो सेपरेटिस्ट है उनके कंट्रोल में थी, तो उन्होंने क्या किया, इसको एज एन इंपॉर्टेंट बेस की तरह यूज किया था ताकि जो सामान है इधर से उधर भेजा जा सके। सो अब उसी सामान को आप कह सकते हो कि काउंटर फीट अब कौन करेगा, हुदीज कर सकते हैं। तो एक अरीना है फॉर रीजनल राइवलरी। मुकल्ला जो है एक फोकल पॉइंट फॉर कॉम्पिटिशन बिटवीन रीजनल पावर्स बन चुका है, जिसमें नोटेबली यूएई और सऊदी अरेबिया एग्जिस्ट करता है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना वापस से। देन बांग्लादेश साइट्स हर्ट सेंटिमेंट्स टू बैन आईपीएल टेलीकास्ट आफ्टर मुस्तफिजुर्स एक्सक्लूजन। सो अब मुस्तफिजुर जो है उनको अब केकेआर ने मतलब बिडिंग के अंदर, ऑक्शन के अंदर, यहाँ पर दिसंबर के अंदर जो हुई थी, केकेआर का हिस्सा बना लिया गया था, बट उनको थोड़े ही दिन बाद जनवरी 3 या 4 के आसपास इंफॉर्मेशन मिलती है कि केकेआर ने उनको ड्रॉप कर दिया है, एंड बीसीसीआई की कुछ रिकमेंडेशन आई है उसके बाद से। सो अब क्या होता है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने पहले तो ये बोला था कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है फरवरी के अंदर, फरवरी से मार्च के बीच में होगा, ठीक है, उसके अंदर अब श्रीलंका और इंडिया सिंस उसको को होस्ट कर रहे हैं, तो श्रीलंका के अंदर ही मैचेस जो है वो बांग्लादेशी टीम के यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराए जाएं अलॉन्ग विद दैट ऑफ पाकिस्तान। सो अब यहाँ पर पूरी की पूरी पिक्चर निकल के सामने आ रही है कि सिंस मुस्तफिजुर को यहाँ पर निकाला गया टीम से, तो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, फरवरी में इलेक्शन होना है तब तक इंटरिम गवर्नमेंट है, तो जो इंटरिम गवर्नमेंट है उन्होंने ये चीज बोली है कि दे वर वेरी मच हर्ट बाय द सेंटिमेंट्स, ठीक है, सेंटिमेंटली तरीके से उनको यहाँ पर हर्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि मुस्तफिजुर की जो एक्सक्लूजन है, सिंस ही वाज अ पार्ट ऑफ केकेआर बिफोर ऑल्सो, तो आईपीएल के अंदर उनकी परफॉर्मेंस फॉर केकेआर हैज बीन फैंटास्टिक। तो उनको निकालने के पीछे का रीजन यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया, बस ये बोला है कि बीसीसीआई की गाइडलाइन आई है, एंड बीसीसीआई को यहाँ पर उन्होंने एलिगेशन लगाते हुए चीज बोली है कि बीसीसीआई जो है वो अब पॉलिटिकली इन्वॉल्व है, ड्यू टू विच क्या हो रहा है कि जस्ट बिकॉज के इंडियन गवर्नमेंट या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑल टुगेदर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर एक मुद्दा यहाँ पर निकाल कर लेकर आ रही है, दैट इज कि एक माइनॉरिटी हिंदू की डेथ बांग्लादेश के अंदर हुई ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, ठीक है। सो इसी वजह से अब ये जो अब सेंटिमेंट्स हैं वो बांग्लादेश के हर्ट हुए हैं, इस यही रीजन जो है, इसी वजह से वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स जो है अब वो ना खेले इंडियन सॉइल के ऊपर, प्लस उन्होंने आईपीएल को भी यहाँ पर बैन कर दिया है, इन यू कैन से कि टेलीकास्ट वहां पर आईपीएल नहीं किया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर आईपीएल इस साल का टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा, अभी तक ये डिसीजन लिया गया है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड पहली बार क्वेश्चन डिस्कस करें, सिंपल सा क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म रिलेटेड टू ओनली क्रिकेट। क्वेश्चन की फॉर्मेशन समझो कि कौन सी ऐसी टर्म है जो इकलौती ऐसी टर्म है सिर्फ क्रिकेट से ही रिलेटेड वो नहीं है। कौन सी वो टर्म हो सकती है? डीआरएस, एलबीडब्ल्यू, मन कार्ड या ऑफसाइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जब हम ऑफसाइड की बात करते हैं वो क्रिकेट के अलावा फुटबॉल के अंदर भी एग्जिस्ट करती है, तभी मैंने पिक्चर भी यहाँ पर लगाई है। फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो, दिस इज योर गोलकीपर, ठीक है, एंड ऑफसाइड सेकंड लास्ट ओपोनेंट जो है। अब फुटबॉल की जब हम बात करते हैं, स्पेसिफिक ऐसे एरियाज होते हैं वहां पर आप इलीगली या उसको इलीगल माना जाता है अगर आप बॉल को दूसरे प्लेयर की तरफ भेज देते हो, ठीक है। सो जब पहली बार स्ट्राइक ली जा रही होती है या जब वापस से आपका गेम शुरू होने वाला होता है, ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस इज कि जो बॉल है आप उसको बिल्कुल गोलकीपर के पास फर्स्ट इंस्टेंस में किसी और प्लेयर को डिलीवर नहीं कर सकते, तो उसको ऑफसाइड या एक इलीगल तरीके से खेलना बोला जाता है। तो इसके लिए आपको कार्ड्स भी इशू किए जाते हैं, तो ऑफसाइड इसलिए एग्जिस्ट करता है। अब लेफ्ट हैंडर्स और राइट हैंडर्स के लिए क्रिकेटर के अंदर ऑफसाइड और लेग साइड दो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो अब उसी वजह से ऑफसाइड जो है वो क्रिकेट का पार्ट भी है, वो फुटबॉल का पार्ट भी है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बनता है। देन ईरान जुडिशरी चीफ सेज नो लीनियंसी टू राइटर्स एज डेमोन्स्ट्रेशंस लूम। सो अब क्या है कि ईरान की गवर्नमेंट ने के सामने यहाँ पे प्रोटेस्ट लोगों की तरफ से देखने को मिल रहे थे, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया था, है ना। सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट करंटली ईरान के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो अब इसी वजह से क्या हो रहा था कि जो लोग हैं या जो ईरान की गवर्नमेंट है उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आई थी कि हम लोगों के प्रोटेस्ट की बात समझ रहे हैं, हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। बट आप देखोगे अगेन कि इजराइल की तरफ से या मोसाद की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुई, इसके बाद प्रोटेस्ट जो है पूरे ईरान के अंदर यहाँ पर फैल गए हैं। तो अब ईरान की गवर्नमेंट ने यही चीज बोली थी कि हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स के बाद इसको राइट्स में कन्वर्ट करने वाले जो लोग हैं वो कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको क्या किया जाएगा, कैपिटल पनिशमेंट यानी कि सूली पे चढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो अब इसके ऊपर यूएसए की तरफ से भी बयान आया था कि अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो
ईरान के ऊपर स्ट्रिक्ट यहाँ पर जो है एक्शन लिया जाएगा यूएस के द्वारा। तो अब यहाँ पर ईरान की जो जुडिशरी चीफ है उन्होंने यही चीज़ बोली है कि हम प्रोटेस्टर्स की बात मान रहे हैं, प्रोटेस्टर्स की जो बात है वो बिल्कुल जायज़ है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से सरकार ने अनाउंस भी किया है कि अराउंड 3.5% ऑफ द एवरेज मंथली वेज का एक पॉवर्टी एलिवेशन के लिए फंड लोगों को दिया जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। सो अब बट प्रोटेस्टर्स को रिकॉग्नाइज यहाँ पर किया जा रहा है, प्लस उसके अलावा जो राइटर्स है उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इंसर्जेंसी फैला रहे हैं बिना मतलब के ईरान के अंदर, क्योंकि वो फाउल प्लेयर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। वी डू नॉट केयर कि हमें कौन सी कंट्री थ्रेट दे रही है, कौन सी कंट्री यहाँ पर थ्रेट नहीं दे रही है, व्हाट हैज टू बी डन, ठीक है। सो नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, ट्रम्प असर्ट्स इंडिया कट इंपोर्ट ऑफ रशियन क्रूड ऑयल टू प्लीज हिम। सो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को रशिया के बिल्कुल ही बंद किया जाने वाली बात की जा रही थी, है ना। बट पहले तो ये चीज़ बोली जा रही थी कि इंडिया को अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन द क्रूड ऑयल ऑफ रशिया बिल्कुल खत्म करनी है, इसी वजह से 25% एडिशनल टैरिफ्स यहाँ पर इंडिया के ऊपर लगाए भी गए थे। तो अब ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि अब बिल्कुल ही अपनी सप्लाई बंद कर दीजिए रशिया के इंपोर्ट से, क्योंकि आई नीड टू बी मेड हैप्पी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ गुड मैन। अब मेरी तरफ अब जो आप कह सकते हो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड इवन डिप्लोमैट्स जो है ना, दे हैव पेड अ विजिट टू ट्रम्प ऑल्सो कि 25% जो टैरिफ है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि आपने ही बोला था कि रशिया के साथ हमारा जो इंपोर्ट हो रहा है क्रूड ऑयल उसको हम कम कर सकें, हमने कम कर दिया। दीज आर द स्टैटिस्टिक्स, हमने वही किया जो आपने किया। तो अभी हमने कल परसों भी न्यूज़ पढ़ी थी कि जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से उतना ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं किससे, अमेरिका से। तो इक्वली दोनों ने 50% ऑफ द ऑयल इंपोर्ट्स इंडिया के अकाउंट किए हैं, वही न्यूज़ थी। सो अब इसके अंदर ट्रम्प बोल रहे हैं कि इंडिया नीड्स टू मेक मी हैप्पियर, बिकॉज अब हम चाहते हैं कि आप जो रशिया के साथ बिल्कुल ही डील करना बंद कर दो व्हेन इट कम्स टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रूड ऑयल। अदरवाइज हम ये बिल प्रपोज कर रहे हैं नेक्स्ट इन द कमिंग वीक्स ऑल्सो कि रशिया के जो भी साथ ऑयल के साथ या ऑयल से रिलेटेड डील करेगा उसके ऊपर हम 500% तक टैरिफ जो है वो लगा सकते हैं। बट इंडिया जो है हमेशा से यूएस के इस बात को डबल स्टैंडर्ड्स बोलता आ रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस से खुद से ही क्या कर रहा है, यूनिलेटरली वो रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है एट अ लार्जर स्केल। उनको भी तो सस्ता तेल मिल रहा है ना। इंडिया ये बोल रही है कि आप भी तो क्रिटिकल एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड इवन के द रिक्वायर्ड मिनरल्स जो आपको चाहिए एंड क्रूड ऑयल आप भी तो रशिया से परचेज कर रहे हो, कि अगर इतना ज्यादा टैरिफ आप हमारे ऊपर लगा रहे हो कि वही सेम टैरिफ तो फिर आपको अपने ऊपर भी लगाने चाहिए, एलिमिनेट मत कीजिए। ये तो बिल्कुल गलत सिचुएशन हो जाती है ना यहाँ पर। बट वही है कि ट्रम्प इज सेइंग कि जो मैं कह रहा हूँ वो तो होगा ही होगा, अदरवाइज यू डू नॉट वांट टू मेक द यूएसए हैप्पी अनहैप्पी, ठीक है। कि आप मुझे अनहैप्पी तो नहीं कर सकते, अदरवाइज यूएसए के बहुत सारे पास पावर है। वन ऑफ देम इंक्लूड्स कि 500% टैरिफ आपके ऊपर लगा दे, कि आप लोग तो बिजनेसमैन कम्युनिटी हो, कि आपके ऊपर भी बहुत गंदा इंपैक्ट हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट क्या, ये तो डायरेक्ट तरह का थ्रेट यूएसए की तरफ से इंडिया को दिया जा रहा है। देन सुप्रीम कोर्ट अलाउज पिटिशनर टू अप्रोच सेंटर ऑन टाइमली रिविजन ऑफ ईपीएफओ वेज सीलिंग। तो ईपीएफओ से रिलेटेड हमने ना न्यूज डिस्कस की थी कि अब यहाँ पर ईपीएफओ एंड इवन के जो प्रोविडेंट फंड्स की जब हम बात कर रहे हैं, ईपीएफओ फॉर प्राइवेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए अलग चीज़ है ना। तो ईपीएफओ के कॉन्टेक्स्ट में अब उन्होंने सीलिंग जो है ₹15,000 उस टाइम पे कर दी थी। बट अब जितने भी ईपीएफओ के एम्प्लॉयज हैं जो कि प्री रिक्विजिट तरीके से एग्जिस्टेंट थे, तो अब प्री रिक्विजिट मतलब जो कि ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द स्कीम थे, जब ये ₹15,000 की लिमिट हाइक की गई थी उससे पहले वाले जो लोग हैं, अब उसके कॉन्टेक्स्ट में ये था कि जो लोग अब पैसा बचाना चाह रहे हैं उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट क्या करेगी, उनका जो एम्प्लॉयर है वो भी डालेगा। अब उन्होंने ये चीज़ बोली है कि अब जो पहले से ही लोग इसका पार्ट थे स्कीम का, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड इवन की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, दैट इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 16th लोकसभा की एंड ईपीएफओ की खुद की सब कमेटी ने इस चीज को माना है कि ₹15,000 तक की जो अपर लिमिट है वो लगा दी जाए। बट आप देखोगे कि अभी भी जो एग्जिस्टेंट पीपल है इन द जॉब या जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर की तो हो गए, जो एग्जिस्टेंट पीपल है बिफोर दिस हाइक वाज अनाउंस्ड, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो उनको जो अमाउंट यहाँ पर 15,000 की अगर प्रॉमिस की गई है कि वो अपर बार लगा दिया गया है, बट एक्चुअली में जो एग्जिस्टेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए वो अभी तक प्रीवियस बार्स जो है वो रिवाइज ही नहीं किए गए हैं। तो वो पैसा बचाएं या बचाएं तो बचाएं कैसे। अब उन्होंने बोला कि इवन की पार्लियामेंट्री कमेटी ने, इवन की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने या सब कमेटी ईपीएफओ की, उन्होंने परमिशन यहाँ पर दे दी है, ग्रांट कर दिया है। बट उनके भी डिसीजन के अंदर एक लूप होल देखने को मिल रहा है। पहली चीज की उन्होंने टाइमलाइन स्पेसिफाई नहीं की कि कब से चीज लागू होगी, या तो अभी टिल प्रेजेंट से लागू होगी या पिछले कितने टाइम से रेट्रोस्पेक्टिवली एक्टिव होगी। तो इसके ऊपर प्लीज आप एक डिसीजन दीजिए हमें। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि आर्बिट्ररी रिविजन ऑफ द लैंड लीडिंग है, लैंड सीलिंग लीडिंग टू एक्सक्लूजन रिडक्शन इन द स्कीम कवरेज, यानी कि आर्बिट्ररीली आपने कुछ भी सीलिंग अमाउंट यहाँ पर लगा दिया है। इज इट फीसिबल, नॉट फीसिबल फॉर द पीपल। अब उसके लिए भी तो देख लेते हैं कि इवन एम्प्लॉयर क्या पता उतना ज्यादा अमाउंट यहाँ पर डालने के लिए तैयार है या नहीं है ना। तो इवन की जो एम्प्लॉयज है उनकी जो बेसिक पे है उसके हिसाब से रिविजन भी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, वो हुई नहीं है यहाँ पर। तो ये अनरियलिस्टिकली चीजें यहाँ पर की गई हैं। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ये चीजें अलाउ नहीं करते हैं कि पिटिशनर को रीअप्रोच किया जाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करे, बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट टू
ग्रांट जस्टिस बेस्ड ऑन व्हाट, कि सुप्रीम कोर्ट जिस वजह से बनाया गया है इसी वजह से उन्होंने अलाउ किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया जा सके बाय दिस ईपीएफओ एम्प्लॉय। देन पुलिस इन स्टेट सेटअप सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। तो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में आपको यहाँ पर बस 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली आपकी यही है कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPR&D एक पुलिस थिंक टैंक है अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री। ये आपका पहला पॉइंटर है। दूसरा पॉइंटर आपका यही है कि जो अब डेडिकेटेड सेल्स है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के, पहले वो पुलिस स्टेशन का ही पार्ट हुआ करते थे, बट अब जो सेल्स हैं फॉर स्पेसिफिकली अब सोशल मीडिया मॉनिटरिंग वो अलग से बनाए गए हैं, ठीक है, अलग से बनाए गए हैं। एंड मेजरली जो टॉप यहाँ पर स्टेट्स हैं जिनके अंदर उनका एक्सपेंशन हुआ है वो बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड असम में हुआ है। एंड असम का केस यूनिक इसलिए है क्योंकि अभी थोड़े टाइम से वहाँ पर भी कोज़िको कम्युनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था, ठीक है। तो अब उस वजह से क्या है कि वहाँ पर इंटरनेट तो काफ़ी टाइम से सस्पेंडेड रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ पर जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो ये जो अब पुलिस की मॉनिटरिंग है वो ऑन टाइमली बेसिस यहाँ पे की जाती है। हर साल जो अपनी रिपोर्ट है वो अब गवर्नमेंट को यहाँ पर देते हैं कि किस तरीके के नए जो इवॉल्विंग क्राइम सीन्स यहाँ पर हो सकते हैं, या डिजिटल यू कैन से अरेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है, या डिफरेंट तरीके से जो अब जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम्स है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, अगर ऑन द डिजिटल लेवल ऑल्सो या प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, उसको रिकॉग्नाइज करके अकॉर्डिंग टू दैट वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं गिवन ऑन द पैरामीटर्स जो कि उनको दिए जाते हैं। सो उसी के बेसिस पर जो रिपोर्ट है वो उनको ईयर बेसिस पे दी जाती है, भेजी जाती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड उसी के बेसिस पे एक्सपेंशन होगी या कम किया जाएगा उनको, तो वो डिसाइड किया जाता है। मतलब सर्वेलेंस हर एक अकाउंट की यहाँ पर हो रही है, बीट सोशल मीडिया अकाउंट या कोई भी आपका अकाउंट होता है अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ योर बैंकिंग अकाउंट, ठीक है। तो अब जिस तरीके से आपकी सर्वेलेंस है वो एरिया के अंदर वो बढ़ा दी गई है। देन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट सोमनाथ टेम्पल ऑन January 11। तो सोमनाथ टेम्पल का आप कह सकते हो कि रीबिल्डिंग का प्रोसेस था। रीबिल्डिंग के प्रोसेस के लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको ये काम दिया गया था, ठीक है। तो 75 ईयर्स उसके रिकम्प्लीशन के हो जाएंगे, 75 ईयर्स 11 जनवरी को ही। एंड इवन की पहली बार जो महमूद ऑफ गजनी है उन्होंने प्लंडर किया था सोमनाथ टेम्पल को ऑन 11 जनवरी इन 1026। तो 100 साल हो जाएंगे, 100 भी क्या कितने सारे साल हो जाएंगे, ठीक है, एक सेंचुरी हो जाएगी उस चीज़ को, 100 साल ही होता है वैसे, 100 साल हो जाएंगे कि पहली बार ऐसा किया गया है। तो 100 भी नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी, 1000 साल हो जाएंगे उस चीज़ को, कि इसी वजह से अब उन्होंने बोला कि सोमनाथ टेम्पल जो है इसको टाइम एंड अगेन बहुत बार प्लंडर किया गया, एंड वापस से वो क्या हुआ है कि वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, उसको वापस से रिस्टोर किया गया, एंड फाइनली इंडिपेंडेंस के बाद भी रिस्टोर किया गया। एंड ये एक मजबूती का प्रतीक है सोमनाथ टेम्पल, एंड इतने सारे अटैक्स होने के बाद भी आज भी ये रिजिलियंटली खड़ा है। तो ये एक तरह से इंडियन मार्केट को, इंडियन पीपल की रिजिलियंस को भी दर्शाता है कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ रिजिलियंस फॉर द पीपल ऑल्सो। कितना ज़्यादा हमने वॉलेटिलिटी पिछले सालों में देखी है, कितनी बार देखी है, इतना कुछ इंडिया की हिस्ट्री ने देखा है, उसके बाद भी आज हम बिल्कुल सटीक तरीके से, अड़िग तरीके से खड़े हैं। और इंडिया का जो यूथ है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर फीचर्स कि जिस वजह से जो बाहर की कंट्रीज हैं वो भी चाहते हैं कि इंडिया की जो यूथ है उसको एम्प्लॉय करे एंड अपॉर्चुनिटी उनको दे। तो इंडिया की रेजिलियंस के लिए जो यूथ है दे आर द फ्रंट लाइन यू कैन से पीपल, या फ्रंट लाइन जो डिफेंस है कि जिस वजह से जो लोग इंटरेस्टेड है इन द इंडियन कम्युनिटी एज अ होल, इंडिया का आर्ट, इंडिया का कल्चर, इंडिया का योगा, एवरीथिंग जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया है। तो सोमनाथ टेम्पल एक तरह से हमारा वो रेजिलियंस का एक प्रतीक बन के रह गया है, एंड इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री में हमेशा से रही है एंड आगे भी रहेगी। ये सिंपल न्यूज़ थी। देन डिले कैन नॉट बी यूज्ड एज अ ट्रम्प कार्ड टू सिक्योर बेल, सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है। तो ये वर्डिक्ट जो है वो नेक्स्ट 2 न्यूज़ के साथ बिल्कुल यहाँ पर कोलैबोरेट करेगा। तो उससे पहले मैं आपको ये न्यूज़ बता देती हूँ। PM टू रिसीव जर्मन चांसलर ऑन January 12 को, जो अब आप कहोगे कि फ्रेडरिक मर्ज फर्स्ट यहाँ पर उनकी विजिट होगी January 12 एंड 13, तो गुजरात के अंदर वो आने वाले हैं। एंड स्पेसिफिकली अब क्या हो जाएगा, 25 ईयर्स ऑफ इंडिया और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हो गए लास्ट ईयर 2025 के अंदर। तो पहली उनकी विजिट है इंडिया के अंदर, एंड कवर करेगा इनकी क्या डिस्कशन, क्या कवर करेगी, कोऑपरेशन इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, एजुकेशन, स्किलिंग एंड मोबिलिटी ऑफ द वर्कर्स। तो ऐसी फर्स्ट विजिट उनकी होगी। तो अब यहाँ पर वेनेजुएला को लेकर जो भी इशू चल रहा है उसके अंदर अब इंडिया जो है वो अब जर्मनी को भी एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ ऐसे कह सकते हो ना, आपस में 2 डिप्लोमेट्स यहाँ पे बात कर रहे हैं, 2 रिप्रेजेंटेटिव्स बात कर रहे हैं। तो एक जो संदेश देने का मौका इंडिया को भी मिल जाएगा फॉर और अगेंस्ट वेनेजुएला, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन व्हाट विल बी द स्टांस ऑफ इंडिया, क्योंकि वेनेजुएला टाइम एंड अगेन परमानेंट सीट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया के हक में हमेशा वोट करता रहा है। तो टाइम एंड अगेन मैं रिपीट भी करती रहूंगी। देन डिले कैन नॉट बी यूज एज अ ट्रम्प कार्ड टू सिक्योर बेल, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट बोल रही है। सो अब क्या है कि UAPA, ठीक है, कि अनलॉफुल हमारे जो एक्ट्स हैं व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म, तो UAPA एक्ट एक बात हो रही है, ठीक है। एक हो रही है बात आर्टिकल 21 की।
तो जो कि आपको प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की बात करता है यहाँ पर आर्टिकल 22 के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, एंड राइट टू लाइफ की यहाँ पर आर्टिकल 21 आपकी बात कर रहा है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट अब क्या हो रहा है कि अब कोई भी ऐसा केस जो कि यूएपीए के अंडर यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जा रहा है अगेंस्ट अ पर्सन, तो अगर उस केस को टेकअप करने में डिले हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ ठीक है, हम मान रहे हैं कि आर्टिकल 21 के अंदर आपका राइट टू लाइफ यहाँ पर चैलेंज हो रहा है, बट आप ये भी तो देखो कि यूएपीए जो है वो एक तरह का ऐसा एक्ट है जो कि इन कंप्लायंस विद द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द होल नेशन या इंटेग्रिटी ऑफ द होल नेशन की बात कर रहा है। तो आप इसको एज अ ट्रम्प कार्ड यूज नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज क्या आपको जस्टिस देने में या आपका केस ट्राई करने में हमें डिले हो गया तो इस वजह से आपको बेल यहाँ पर मिलनी ही चाहिए, क्योंकि बेल जो है इट इज एन अल्टीमेट राइट ऑफ अ पर्सन अंडर केसेस जो कि थोड़े से लेस थ्रेटेंड वाले सिचुएशन में है, या जहां पर ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई भी व्यक्ति भागेगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर टेररिज्म का एक्ट का किसी के ऊपर इल्जाम लगा हो तो ऑब्वियसली बात है भाग जाएगा, क्योंकि वन ऑफ द यू कैन से कि सबसे हीनियस क्राइम्स में से इसको माना गया है इंडियन लॉ के हिसाब से। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जस्ट हाँ हम ये मान रहे हैं कि राइट टू लाइफ के अंडर आर्टिकल 21 के अंदर आपको जो यहाँ पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की जब हम बात कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम थोड़ा सा डिले हो गए हैं कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को हम यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज द नंबर ऑफ पेंडेंसी ऑफ द केसेस, बट स्टिल आपका जब केस टेकअप किया गया है तो आप इसको एज अ ट्रम्प कार्ड यूज नहीं कर सकते कि हम आपको बेल देनी पड़ेगी, क्योंकि यूएपीए के अंडर आपको अगर बेल नहीं मिल रही है तो आपको घर नहीं जाने दिया जाएगा, आपको इंप्रिजनमेंट के अंदर ही रखा जाएगा जस्ट बिकॉज कि डिलेड इंप्रिजनमेंट यहाँ पर इन दिस कॉन्टेक्स्ट हुई है। तो आप वो भी तो देखो कि इल्जाम आपके ऊपर कितना घिनौना कितना गंदा लगा है कि आपने देश से गद्दारी की है यहाँ पर, ठीक है। सो इसी वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। सो पहली चीज तो ये आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला। देन सुप्रीम कोर्ट ऑन द हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन टू ग्रांट बेल टू अदर एक्यूज्ड इन द केस, ये भी यूएपीए के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पर आप ये देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पुलिस की चार्जशीट है स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो दिल्ली का जो अभी बॉम्बिंग केस हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में यूएपीए अगेंस्ट यहाँ पर लगेगा। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब जो पुलिस की चार्जशीट है ना उसके अकॉर्डिंगली जो नंबर ऑफ पीपल दोज हु वर इन्वॉल्व्ड इन दिस केस वो लिखा गया है एंड उनका रोल यहाँ पर क्या स्पेसिफाई किया गया था या उन्होंने रोल क्या क्या प्ले किया है इन द दिल्ली अटैक्स, तो वो सारी चीजें यहाँ पर स्पेसिफिकली बताई गई हैं। ऑल्दो सभी यूएपीए के अंडर यहाँ पर चार्ज होंगे ही होंगे, बट हम ये चीज को यहाँ पर नहीं इग्नोर कर सकते कि किसका रोल कितना बड़ा था कितना नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि हाँ यूएपीए के अंडर चार्ज सभी होंगे बट सभी को इक्वली पनिश यहाँ पर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रही हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है, सपोज कीजिए मैं अगर वो चीज कर रही हूँ, मैं सिर्फ प्लान कर रही हूँ, एग्जीक्यूशन के लिए कोई और व्यक्ति है, कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो कि आर्म्स एंड एम्युनिशंस की में भी तैयारी करके दे रहा होगा, तो हम तीनों के ऊपर तो केसेस यहाँ पर इक्वली लागू होंगे ही कि यूएपी के अंडर आपको चार्ज किया जाएगा, बट जो पनिशमेंट हमें मिलनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए बेस्ड ऑन द पर्सपेक्टिव कि मास्टरमाइंड कौन है एंड प्यादों की तरह किसको यूज किया गया है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि इस चीज का यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। चार्ज सब इक्वली यहाँ पर होंगे बट जो पनिशमेंट का लेवल है वो सभी व्यक्तियों के लिए डिफरेंट होगा कि एक हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन किसकी कितनी ज्यादा दिल्ली के जो बॉम्ब ब्लास्टिंग वाले केस के अंदर थी वो अब पुलिस की चार्जशीट के अंदर हमें बहुत ज्यादा क्लियर है, ठीक है। या इवन की जो चार्जशीट या इन्वेस्टिगेशन इवन की जो इंटेलिजेंस ने किया है उसके अंदर बहुत ज्यादा हमें उस चीज पे क्लैरिटी है। हम सबको इक्वली यहाँ पर यूएपीए के अंडर चार्ज कर रहे हैं बट जो पनिशमेंट दी जाएगी दैट विल बी डिफरेंट, तो प्रोसिक्यूट करना डिफरेंट होगा। तो इन सर्टन सिचुएशंस आल्सो जिनका बिल्कुल मिनिमल रोल है तो उनके केस में अगर आपको बेल ग्रांट करने का चांस मिल रहा है क्योंकि बेल इज अ राइट, उसको आर्टिकल 21 के साथ अगर आप देख के चलो कि बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर एक तरह से बेल को राइट की तरह कंसिडर किया जा सकता है, राइट टू बेल ही है एक तरह से। तो आर्टिकल 21 के कंप्लायंस में अगर हम वहां पर चल सके तो इन सर्टन सिचुएशंस आल्सो यूएपीए जो है वो उसके अंडर यहाँ पर बेल को ग्रांट किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज उन्होंने बोली क्यों, क्योंकि इसके पीछे का पर्सपेक्टिव यही बोलते कि आज के केस में ऐसा चलो अगर हमने डिसीजन दे भी दिया, एपेक्स है, एपेक्स जुडिशरी जो है एपेक्स कोर्ट है हमारा, उन्होंने बोला कि आज तो ठीक है हमें पता है कि केस जो है बिल्कुल सही सामने आया हमारे पास कि कई बार जो है इस पावर का मिसयूज भी किया जा सकता है या इस केस के जो डिसीजन के बेसिस पे आगे जो केसेस के अंदर प्रेसिडेंट्स की तरह जब ये एक्ट करेगा तो बहुत सारे ऐसे केसेस निकल के आएंगे जिसके अंदर फर्जीवाड़ा भी किया होता है कि कुछ व्यक्तियों का नाम ऐसे बिना मतलब के भी डाला होता है, तो उस केस के अंदर भी जो इक्वल पनिशमेंट यहाँ पर दे दी जाएगी उस व्यक्ति को दैट विल नॉट बी जस्टिफाइड कि हमें आज के अलावा भी बाकी केसेस को भी ध्यान में रखकर ताकि फ्यूचर तरीके से या फ्यूचर में उसकी ऑपरेशनेबिलिटी क्या होगी या लिविंग डॉक्यूमेंट है हमारे जो लॉज हैं वो किस तरीके से यहाँ पर एक्ट करेंगे उस सब के बेसिस पे उनको चलना पड़ेगा। अब तीसरी जजमेंट अगेन यूएपी के अगेंस्ट यहाँ पर बोली गई है, अगेंस्ट क्या फेवर में ही बोली गई है, अ टेररिस्ट एक्ट इज नॉट जस्ट फिनाले बट कल्मिनेशन ऑफ कॉन्स्पिरेशनल एक्टिविटीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी चीज ये बोली
कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं मास्टरमाइंड हूँ, एक व्यक्ति ने आर्म्स एंड एमिनेशंस का वो जुगाड़ किया है, ठीक है। तीसरा जो काम यहाँ पर किया है व्यक्ति ने कि उसकी इंप्लीमेंटेशन का काम था कि उसी आर्म्स एंड एमिनेशंस को के थ्रू जो लोग हैं उनको उसके ऊपर हमला हुआ है। तो हम पार्ट तो भागीदार तो तीनों ही है ना। तो उन्होंने बोला कि जस्ट बिकॉज एक व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट नहीं था, जैसे कि मैं मास्टरमाइंड अपने आपको अगर बोल रही हूँ, मैं वहां पर प्रेजेंट नहीं थी, बट डायरेक्शन तो मेरी दी जा रही थी ना, चाहे मैं इंडिया में बैठी हूँ या इंडिया के बाहर बैठी हूँ। तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आई एम इक्वली लाइबल। तो यूएपी के अंडर मुझे भी यहाँ पर चार्ज किया जाना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो ऑन फील्ड काम कर रहे थे उनको क्यों जिम्मेदार ठहराएं, जो कि एक्चुअली में मास्टरमाइंड है, उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाना जरूरी है। ये इतनी बड़ी न्यूज थी क्योंकि लीगल लैंग्वेज थी, जल्दी से समझ में भी नहीं आनी थी, तो मैंने आपको लेमैन टर्म में आपको बता दिया है। देन 31.8% ऑफ द अरावली हिल्स एट रिस्क आफ्टर सेंटर्स डेफिनेशन सेज ग्रुप। तो एक ग्रुप जो है दैट इज आपका ब्रिस्टल फॉरेस्ट एंड बिल्डिंग्स रिमूव्स कम्युनिकेशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल के बेसिस पे एक जो ग्रुप है, एनजीओ है यू कैन से, उन्होंने अब सैटेलाइट्स के थ्रू डेटा को एनालाइज किया है। उन्होंने बोला है कि जो हमारी अरावलीज हैं ऑलरेडी इतनी पुरानी है, वो डिग्रेड होती जा रही हैं, कि ऑलरेडी जो थार डेजर्ट है उसकी एक्सपेंशन होती जा रही है। एंड 31.8% ऑफ द अरावली हिल्स ऑलरेडी वो 100 मीटर्स के थ्रेशोल्ड से नीचे हैं। एंड अब उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जो एरियाज हैं, जो स्पीशीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जो कि एंडेमिक टू दैट पर्टिकुलर रीजन ही है। तो ऑल टुगेदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन निकाली थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे हामी भरी थी कि वहाँ पे माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्टिविटी कैरी आउट की जा सकती है, इसको बिल्कुल ही खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि अब अरावलीज ऑलरेडी यहाँ पर खत्म होती जा रही है, डिग्रेड होते जा रही है, डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर होती जा रही है। उसके अंदर अगर 0.19% ऑफ द अरावलीज के अंदर भी माइनिंग एंड क्वेरिंग अगर होती है तो वो बहुत ज्यादा गंदा इंपैक्ट या एडवर्स इंपैक्ट एनवायरमेंट के ऊपर डाल सकती है, स्पीशीज के ऊपर डाल सकती है। तो यहाँ पर बिल्कुल इन एक्टिविटीज को बैन कर देना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उन जगहों पे जहां पर सिर्फ और सिर्फ रेयर अर्थ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इंडिया के फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हेल्प करेंगे, तो वहां पर इसको मे बी अलाउ किया जा सकता है। अदरवाइज टोटली इस एरिया को यहाँ पर रिजर्व्ड एरिया की तरह घोषित कर देना चाहिए, अरावलीज के पूरे रीजन को। देन कोस्ट गार्ड एड्स पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। हमने जो समुद्र प्रताप के बारे में कल इन डिटेल डिस्कस किया था, उसके अंदर वही सेम चीज आपको यहाँ पर आज डिस्कस की गई है, जो मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था वही सेम चीज यहाँ पर आज डाल दी गई है। बस एक एडिशन यही है कि अब जो वेसल है, जो फ्लीट है, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग पीपल होंगे, जो पर्सनल्स होंगे, उसके अंदर 2 विमेन ऑफिसर्स भी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ हमारी जो आप कह सकते हो सर्विसेज हैं वो जाती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो इसके ऊपर जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने थोड़ी सी खुशी जताई है कि जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दिस इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज कुछ और नहीं पढ़ने की जरूरत। देन रिफ्रेन फ्रॉम नॉन एसेंशियल ट्रैवल टू ईरान, सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि इंडियंस जो कि अब ईरान ट्रैवल करना चाहते हैं, दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इट। एंड जो लोग अब ईरान के अंदर है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है या सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो अब बिल्कुल ऐसे बाहर ना निकले, क्योंकि बहुत ज्यादा सिचुएशन ईरान के अंदर खराब हो चुकी है। एंड टाइम एंड अगेन वो एम्बेसी के साथ टच में रहें। एम्बेसी की जो वेबसाइट है वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसी के अकॉर्डिंगली काम करें, उसी के अकॉर्डिंगली अपना जो काम है उसे प्लान कीजिए, ठीक है। अदरवाइज बाहर निकलने की जल्दी ऐसे जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज ना हो। देन शेयर ऑफ सर्दर्न स्टेट्स इन एफडीआई राइजेस एज आईटी इनफ्लोज डबल। तो जनरली ना यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सर्दर्न स्टेट्स है ना, सर्विस वाइज जब हम बात कर रहे हैं ऑफ सर्दर्न स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, इवन तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, बाकी सारी सिचुएशंस अगर आप देख लो, बाकी सारे सेक्टर्स को अगर आप देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देख लो, ठीक है, या प्राइमरी सेक्टर देख लो, ये जितनी भी हैं इस वजह से इनकी एफडीआईज का शेयर जो है वो कम हुआ है, ठीक है। अब होमवर्क आपका ये है कि अब डेटा आप खुद पढ़ोगे। अब क्या है कि उनका शेयर कम हुआ है, बट व्हेन इट कम्स टू द आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में भी अगर आप देखो कि बिल्कुल कोर आईटी वाला काम होता है, उसके अंदर ही एफडीआईज जो है वो इंक्रीज हुई हैं। अदरवाइज जो कोर एफडीआई के अंदर स्पेसिफिकली जब हम बात कर रहे हैं, जो आपका सेक्टर है व्हेन इट कम्स टू सर्विस सेक्टर, कोर सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जो काम है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। बट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करो, एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करो, उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है जिसके अंदर आप बात करो, मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, वो कम हो चुका है उसके अंदर एफडीआईज का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लोग जो है अब इंडिया के वो सर्विस सेक्टर से ही ज्यादा डील कर रहे हैं, या जो एफडीआईज है वो सर्विस सेक्टर के अंदर यहाँ पर डील कर रही हैं। एंड एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट यही है कि सिंगापुर जो है मैक्सिमम एफडीआईज व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर उन्होंने अट्रैक्ट
की हैं। देन इंडिया लॉन्चेस न्यू ई बिजनेस वीजा फॉर चाइनीज नेशनल्स, तो इस ई वीजा जो है उसको अप्लाई किया जा सकता है फॉर बाय चाइनीज पर्सोनल्स अगर वो इंडिया विजिट करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग दैट ऑफ अगर उनको असेंबली करनी है किसी भी ऐसी नई मशीनरी की, तो 45 से 50 डेज का टाइम पीरियड ई वीजा अप्रूव होने में लगेगा, तो 6 महीने तक आप इंडिया के अंदर रह सकते हो। देन चाइना एंड पाकिस्तान रीअफर्म टाइज एज यूएस आउटरीच टू इस्लामाबाद डीपन्स, तो यूएस से यहाँ पर अब पाकिस्तान को फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, हेज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब चाइना जो है वापस से पाकिस्तान के साथ अपनी टाइज को डीपन कर रहा है ऑन द मुद्दा ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, फॉर अफगानिस्तान एज अ होल। तो उन्होंने बोला कि हम ऑपरेशनबिलिटी, अगर जॉइंटली हमें कोई ऑपरेशन कैरी आउट करना पड़ेगा तो भी जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज अफगानिस्तान के अंदर हो रही हैं, चाइना और पाकिस्तान मिलकर उसके ऊपर काम करेंगे। देन क्लोजली मॉनिटर एसेट क्वालिटी आरबीआई टेल्स एनबीएफसी, तो उन्होंने बोला कि कंज्यूमर के एनबीएफसी के जितने भी डायरेक्टर्स यहाँ पे बैठे थे, आरबीआई ने बोला कि क्लोजली आप प्लीज मॉनिटर कीजिए कि आपके जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनका डेटा क्या है, डेटा से ज़्यादा उनका कंज्यूमिंग पैटर्न क्या है, किस तरीके से वो पैसा यहाँ पर ज़्यादा खर्च रहे हैं, किस स्टैंडर्ड की वैल्यू के ऊपर कितना पैसा खर्च रहे हैं, उस सभी का यहाँ पर आपको ब्यौरा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमर हैबिट्स को, डिटेल्स को यहाँ पर बताने में आपकी हेल्प करेगा। एंड इवन इफ एनी केस कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है तो उसको ट्रैक करने में आपके लिए आसान होगा, क्योंकि एनबीएफसीज जो है भी उनको थोड़ा बहुत, आप कह सकते हो कि रिसेंटली न्यूज़ में ही था, आरबीआई की तरफ से थोड़ी सी रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिली है ना, तो वो थोड़ी बहुत बैंकिंग एक्टिविटीज जो कैरी आउट नहीं कर पा रहे थे वो कर सकते हैं, थोड़ी बहुत, नॉट एग्जैक्टली कोर सेक्टर्स जो है वो नहीं फुलफिल करेंगे वो बैंकिंग का, थोड़ी बहुत ईज आउट यहाँ पर फाइनेंसिंग के केस में उनके लिए कर दिया गया था प्रोसेस को। तो इसी वजह से उन्होंने ये बोला कि जो एनबीएफसीज के अंदर पार्टीज हैं, जो एंटिटीज हैं, ऑल टुगेदर दे अकाउंट फॉर 53% ऑफ द एनबीएफसीज के जो सेक्टर एसेट जिनको यहाँ पर एड्रेस किया गया आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। देन यूक्रेन डिड नॉट टारगेट पुतिन रेजिडेंस इन ड्रोन स्ट्राइक एज क्रेमलिन सेज, अब यूएसए के साथ रीसेंट मीटिंग जो है पीस को लेकर वो जेलेंस्की की हुई थी। अब वो पीस मीटिंग तो हुई थी, बट उसके अलावा भी जेलेंस्की के मुंह से ये निकल गई थी बात, जिसको स्टेटमेंट को हमने शायद पकड़ा भी था, रिआइटरेट कर रही हूँ मैं उसको, कि अब एक डिफेंस टाई की भी बात की गई थी, ठीक है, डिफेंस टाई की भी बात की गई थी। तो अब यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट क्या आ रही है कि रशिया जानबूझकर ये पीस टॉक्स को यहाँ पर सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, एंड कोई भी अटैक आप कहोगे कि पुतिन के घर के पास यहाँ पर क्रेमलिन के द्वारा, क्रेमलिन कह रही हूँ, वो यूक्रेन के द्वारा कैरी आउट नहीं किया गया। एंड रशिया जो बात बोल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे वो झूठी है, ताकि पीस टॉक्स जो है वो यहाँ पर क्या हो सके, बिल्कुल सैबोटाज हो सके, एंड जो डिफेंस डील है यूक्रेन और यूएसए के बीच में वो आगे यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। देन यूएस वोंट गवर्न वेनेजुएला बट विल प्रेस फॉर चेंजेस थ्रू एम्बार्गो, कि यूएस से जो है डायरेक्टली यहाँ पर वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल नहीं करने वाला, ठीक है। एंड मदुरो की जो स्टेटमेंट है उन्होंने भी यही बोला कि आप क्या ही कर लोगे, आई एम स्टिल द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, आप मुझे ऐसे नहीं हटा सकते हो कि दिस इज नॉट अंडर योर, यू कैन से डोमेन, कि आप किसी एक सॉवरेन नेशन के सॉवरेन को ही उठाकर ले आए हो, जस्ट बिकॉज कि आपके पास यहाँ पर चार्जेस प्रेस करने को है, कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी पे जाते, यूनाइटेड नेशंस के पास जाते कि मैं तो ऐसे नहीं झुकने वाला, ना ही वेनेजुएला के लोग यहाँ पर ऐसे झुकेंगे, कि द ओनली थिंग दैट यू कैन हिट अस विद दिस, कि हम जो अब ट्रेड कर रहे हैं स्पेसिफिकली जो ऑयल है, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं मेजरली, जो कि चाइना को होता है, जो कल हमने डिस्कस भी किया था, कि वो जो तेल है आप उसके ऊपर यहाँ पर एम्बार्गो या टैरिफ लगा सकते हो, या उसके ऊपर रोक लगा सकते हो, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर चल ही रहा है हमारे ऊपर, 2018, 19, 15 के आसपास से ये चीजें चल रही हैं, वो अभी भी चलती आ रही हैं। तो 10 साल हो जाएंगे उस चीज को, कि उसमें नया क्या है, कि हमारे ऊपर आप जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो दैट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल अंटिल अनलेस आप यहाँ पर तख्ता पलट करने की बात कर रहे हो, कि इनकेस अगर वो चीज वेनेजुएला के अंदर होती है इनडायरेक्टली, अगर आप ये करने की बात कर रहे हो, दैट विल बी इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंट्री ऑफ वेनेजुएला, जो कि अब अपने आप में एक सॉवरेन नेशन है। तो ये थ्रेट होगा टू द अदर नेशंस एज अ होल, जो कि आपके एलाइज भी हैं उनके लिए भी, जो आपके एनिमीज हैं उनके लिए भी। तो ईरान इराक की जो सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, अफगानिस्तान के अंदर इश्यू चल रहा है, तो इस तरीके से अगर आप वेस्टर्न नेशन होके, ठीक है, आप ईस्टर्न या वेस्ट एशिया की तरह हमें मत समझिए, या मिडिल ईस्ट की तरह मत समझिए, हम एक लैटिन अमेरिकन या आप कह सकते हो एक साउथ अमेरिकन या कंट्री ऑफ द वेस्ट है, तो इस तरीके से आप हमारे ऊपर काम नहीं कर सकते हो। Then United Nations chief emphasizes on respect for states' territorial integrity again. यही बात है, यूएसए ने बहुत इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो क्रिटिसिज्म कमाई है। तो यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि दिस एक्ट वाज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ताकि पीस को इस्टेब्लिश किया जा सके, कोई भी अगर मुद्दा है तो उसको आप इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर उठा सको। किस तरीके से आप किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लोगे जस्ट क्योंकि आपको एक हंच है, आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है जो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को देना चाहते हो, जस्ट बिकॉज कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपकी फेवर में यहाँ पर नहीं बात कर रही है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट
करेक्ट वे कि आपको एक रिस्पेक्ट फॉर द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होना चाहिए, फॉर द यू कैन से कि एक टेरिटोरियल सॉवरेनिटी जो है, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे इंटरनेशनल लॉ के, तो यूएसए को वो चीज़ को फॉलो करना चाहिए। कल को अगर यूएसए के साथ कोई ऐसा पंगा ले ले तो आप क्या करोगे? अगर आपको ही कोई सैक्शन करने की यहाँ पर बात करते हो, तो एक ऐसी कंट्री है, ऐसी एस्टैब्लिशमेंट हमें बनानी है जहाँ पे सेफ एंड पीसफुल लोग फील करें ना कि इस तरीके से तो कोई भी कंट्री सेफ एंड पीसफुल नहीं है कि आप तो एरिया को ही डिस्टेबलाइज करते जा रहे हो। वेनेजुएला की बात कर रहे हो, कोलंबिया की बात कर रहे हो, कभी ग्रीनलैंड की बात कर रहे हो, कि व्हाट डू यू एक्चुअली वांट, कि ये तो बिल्कुल कोई सही तरीका नहीं है, सही अप्रोच नहीं है, कि एटलीस्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को यहाँ पर आपको फॉलो करना चाहिए एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर स्टेट, चाहे वो आपसे कम पावरफुल है, आपसे ज्यादा पावरफुल है, वो होनी ही चाहिए। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ गवर्नेंस एंड बेसिक तरीका जो कि फुलफिल किया जाना चाहिए इंसानों की तरफ, ठीक है। तो अब ये उन्होंने यहाँ पर बात अमेरिका के लिए बोली है। देन आज की न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। तो 2026-2027 के फाउंडेशन बैचेस फॉर यूपीएससी एज वेल एज जो ऑप्शनल्स हैं यूपीएससी के, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन वेरी वेल विजिट आवर वेबसाइट एंड अकॉर्डिंगली जो स्टेट पीसीएससी के हमारे पास बैचेस एग्जिस्ट करते हैं, फाउंडेशन फॉर यूपी पीसीएस एज वेल एज बीपीएससी एज अ होल, ठीक है, तो वो भी एग्जिस्ट करते हैं। प्लस हमारे पास ई बुक्स जो है ना, इवन इफ यू डोंट वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द बैचेस ऑल्सो, ई बुक्स बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल रेट्स पे आपके लिए जो है अवेलेबल है। तो हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ई बुक्स का कॉर्नर डायरेक्टली वहाँ पर दिख जाएगा, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वहाँ पर हमारे पास यूईटी अंडर ग्रेजुएट बुक्स भी अवेलेबल है पीवाईक्यूज की, ठीक है। तो इन केस आपको कोई छोटा भाई बहन जो है वो यूजी का एग्जाम इस बार देने वाला है, तो पीवाईक्यूज एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटीज़ के ना बहुत सारी ऐसे इंट्रिकेसीज है, उसको भी वहाँ पर कवर किया गया है, जो कि जनरली एक व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है पेपर के अंदर, उसको समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो एक बार उसको गो थ्रू जरूर कर लेना, दैट इज व्हाट आई विल से। तो हमारी वेबसाइट इज www.sleepyclass.com, हमारी ईमेल आईडी sleepy.class@gmail.com, एंड कोई भी अगर आपको डाउट है, कोर्स से लेकर इंक्वायरी है, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल है, डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।